तारीख थी 17 मार्च 2017, जब सूबे के मुखिया के रूप में शपथ लेते हैं योगी आदित्यनाथ। और शपथ लेने के 3 दिन पश्चात जब कैबिनेट गठन होती है, उसके 2 दिन बाद टीवी में हमेशा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश बना रहता है, जिसमें पहली खबर शायद आप सभी लोगों ने ये सुनी होगी, एंटी रोमियो स्कॉट। और ऐसा इस तरीके से ये एक सरकार के काम का नमूना दिख सकता है, क्योंकि यह हर राज्य के सरकार जो कार्य करती है उससे ये थोड़ा भिन्न था, उससे थोड़ा अलग था। परंतु सुर्खियां बटोरने में नहीं, एक्शन लेने में भी जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से पीठ थपाई जाती है। परंतु 13 अप्रैल की दोपहर 1 बजे खबर आई कि झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद मोस्ट वांटेड था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया यूपी एसटीएफ ने, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने। एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। इस मीटिंग में योगी ने यूपी एसटीएफ की तारीफ की। आइए जानेंगे कि क्या है स्पेशल टास्क फोर्स, ये कब और क्यों बनी, नॉर्मल पुलिस से यह कितनी अलग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। साल 1993 की बात है। गोरखपुर में एक छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी। उसे देखकर राकेश तिवारी नाम का एक शख्स सीटी बजा रहा था। लड़की के भाई को उसका पता लगता है, तो लड़के का भाई गुस्से में राकेश को गोली मार देता है। भाई का नाम था श्री प्रकाश शुक्ल। 1993 में महज 20 साल की उम्र में पहला मर्डर करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक चला गया। कुछ समय बाद भारत लौटा तो बिहार का रुख किया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि यहाँ से उसने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पनाह ली। शुक्ला देखते ही देखते अपराध की दुनिया में एक इतना बड़ा नाम हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला उस वक्त इकलौता ऐसा अपराधी था जिसके पास मॉडर्न तरीके या कहें आधुनिक तरीके की AK-47 का इस्तेमाल करता था। और इस्तेमाल ही नहीं करता था, इस्तेमाल करके उन्होंने बाकायदा पूरे पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से सनसनी फैला रखी थी। शुक्ला लखनऊ से ही फिरौती और हत्या की सुपारी लेने का काम लेने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला ने जनवरी 1997 में लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विकया श्रीवास्तव की लाटूस रोड पर 25 से 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी। 10 दिन बाद आलमबाग में टेढ़ी पुलिया के पास शुक्ला ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। 31 मार्च की सुबह 10:30 बजे लखनऊ में एक स्कूल के सामने यूपी के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को भी उसने गोली से उड़ा दिया। विकास शुक्ला इस समय तक एक दुर्दांत अपराधी बन चुका था। एक वाकया और सुनाते हैं आपको श्री प्रकाश शुक्ल का। रिजल्ट का दिन था, लिहाजा उस दिन वहां करीब 400 बच्चे और उनके पेरेंट्स मौजूद थे। पहले शुक्ला ने वीरेंद्र शाही के मुंह पर, सीने पर गोलियां मारी। इसके बाद हार्ट किधर है इस बात से वह कंफ्यूज था, तो पहले दाईं तरफ 5 गोली मारी, फिर बाईं तरफ 5 गोली मारी। इस पूरे यूपी में उसका खौफ फैल गया। फिर मई में लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर मुलराज अरोड़ा को हजरतगंज में उनके ऑफिस से गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूल ली। 1 अगस्त 1997 को श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने 3-4 साथियों के साथ विधानसभा से 200 मीटर दूर दिलीप होटल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ पर AK-47 से 100 से ज़्यादा राउंड की फायरिंग की गई। उस वक्त विधानसभा चल रही थी। गोलियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि विधानसभा में भी सुनाई दी गई। प्रदेश की राजधानी में इन ताबड़तोड़ घटनाओं से खौफ का माहौल था। इसके बाद उसने उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली। यूपी के पूर्व पुलिस अफसर अजय राय शर्मा बताते हैं, मैं उस वक्त सीतापुर में पोस्टेड था। मेरे पास फ़ोन आता है कि मुख्यमंत्री आज शाम को आज आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं गया तो मैं उनके कमरे में गया, तब मैंने देखा तो कल्याण सिंह जी टहल रहे थे, काफ़ी घबराए हुए से लग रहे थे। तब मैंने पूछा कि सर क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने इतना उधम मचाया है कि मेरी सरकार के लिए वह एक नासूर बन गया है। हर रोज़ ये क्राइम करता है, क्राइम भी ऐसे कि हर अखबार में छपता है। विधानसभा में हर रोज़ मुझे इसका जवाब देना पड़ता है।
मैंने कहा कि आप इतने परेशान सिर्फ इस बात से तो नहीं हैं, ये तो आपके लिए एक रोज़ की समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, मैं दूसरे कारण से ज़्यादा परेशान हूँ। तब उन्होंने तपाक से पूछा, बताइए। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और इस वजह से श्री प्रकाश शुक्ला है। इसने मुझे मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। मुझे मालूम है कि इस गैंग के अंदर ये काबिलियत है कि ये सारी सिक्योरिटी को तोड़कर मुझे मार भी सकते हैं। तब मैंने कहा कि ये मामला तो काफ़ी सीरियस है। इस पर उन्होंने कहा कि इसलिए आपको बुलाया गया है, कल से आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज ले लीजिए। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं कल चार्ज ले लूँगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटी सी नई यूनिट चाहिए, वो भी अभी, क्योंकि कल मुझे चार्ज लेना है। इसी यूनिट को स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का नाम दिया गया। इसके प्रमुख अजय राज शर्मा को बनाया गया। इससे उस समय लखनऊ के SSP अरुण कुमार और CO हजरतगंज राजेश पांडे को इस टीम में शामिल किया गया। इस यूनिट में उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर शामिल किया गया। इन सभी सदस्यों की उम्र लगभग 35 साल से कम थी। इस फोर्स से पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मिला था। प्रेमिका और मोबाइल की वजह से मारा गया श्री प्रकाश शुक्ल। ऐसा कहा जाता है कि सितंबर 1998 की एक रात STF महानिदेशक अजय राज शर्मा अपने आवास में डिनर कर रहे थे। तभी उनके पास एक दोस्त का फ़ोन आता है। वह कहते हैं कि मुझे अभी आपसे मिलना है। उसके बाद उनके दोस्त के साथ एक होटल का मालिक अजय राज शर्मा भी उनके पास पहुंचता है। होटल मालिक ने कहा कि मुझे फ़ोन किया गया और माँ बहन की गाली दी जा रही है। तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम नहीं सुना शायद आपने। तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ। इसके बाद उसने कहा कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ, तुमने जितना कमाया है उसका 10% हिस्सा मेरे पास भेज दो, नहीं तो अंजाम अपना खुद सोच लो, कल मैं फिर फ़ोन करूँगा। इतना सुनते ही अजय राज शर्मा ने होटल मालिक को अगले 10 दिन श्री प्रकाश शुक्ल की कॉल आने से 1 मिनट तक बात करने की सलाह दी गई। अगले दिन STF ने फ़ोन संबंधी कंपनी से एक बात करके उसकी कॉल रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। कॉल रिकॉर्ड करने पर पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला का पर्सनल नंबर है और वह इस समय दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रह रहा है। यह पहला मौका था जब फ़ोन के जरिए किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। फ़ोन कॉल की हिस्ट्री को खंगालने पर पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड है। गोरखपुर में रहने वाली गर्लफ्रेंड से अक्सर वह गोरखपुर मिलने जाया करता था। इसके बाद अजय शर्मा ने पुलिस अधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम को टाटा सूमो से दिल्ली भेजा गया। STF की इस टीम ने दिल्ली क्राइम ब्रांच से मदद ली और शुक्ला के फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड किया जाने लगा। तब फ़ोन टेप करने की टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोन टेप कैसे किया जाए। इसके लिए STF ने IIT कानपुर से पढ़े एक लड़के की मदद ली थी। इसके बाद फ़ोन टेप के जरिए 23 अक्टूबर 1998 को स्पेशल टास्क फोर्स के प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश शुक्ल दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आ रहा है और उसके पास नीली कलर की कार है और इस कार का नंबर HR26G73 था, जो कि फर्जी था। खुद श्री प्रकाश शुक्ल कार को ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी कार इंद्रपुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, टास्क फोर्स ने उन्हें घेर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ल मारा गया। यह सिर्फ एक कहानी है, यह सिर्फ एक अंत है, यह सिर्फ एक ऐसा नमूना था जिससे कि हर अपराधियों में एक डर बिठाया जा सके, हर मुजरिम में एक तरह से कानून की व्यवस्था का एक ऐसा नमूना बिठाया जा सके जिससे कि वह अपराध करने से पहले सोचे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आइडिया कैसे ईजाद हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। STF का आइडिया सबसे पहले IPS अधिकारी राजीव रतन शाह के दिमाग में आया था। उन्होंने ही सबसे पहले CM कल्याण सिंह को समझाया था कि इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक यूनिट बनाया जाना चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस पर वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक, क्राइम, बाकी चीज़ों का लोड भी होता है। दरअसल राजीव रतन शाह न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ के पुलिस मुख्यालय जाकर उन्होंने यह चीज़ समझी थी कि वहाँ की पुलिस माफियाओं का साम्राज्य कैसे समाप्त कर रही है और पिछला कैसा समाप्त किया था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को न्यूयॉर्क की तरह एक अलग पुलिस यूनिट बनाने की सलाह दी थी। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर आम पुलिस से स्पेशल टास्क फोर्स कैसे अलग है और इसमें जवानों का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, क्या मापदंड रहते हैं। पेशेवर संगठित आतंकियों और क्रिमिनल को खत्म करने के लिए एसटीएफ बनाई गई है। पुलिस का एक निश्चित क्षेत्राधिकार होता है, जबकि स्पेशल टास्क फोर्स पूरे राज्य में कहीं भी ऑपरेशन चला सकती है। पुलिस एफआईआर करके डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, जबकि एसटीएफ सीधे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चलाती है। एसटीएफ दूसरे राज्यों में भी जाकर मिशन को अंजाम दे सकती है। विक्रम सिंह ने कहा कि एसटीएफ के पास सबसे मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी है। इस वजह से अपराधी देश के किसी भी हिस्से में छिपे हो, एसटीएफ खोजने में पूरी तरीके से सक्षम है। एसटीएफ के जवानों का सिलेक्शन काफ़ी टफ होता है। यही वजह है कि एसटीएफ बनने के कई साल बाद तक 100 से भी कम जवानों को इस टास्क फोर्स में सिलेक्शन होता है। पुलिस जवानों का एसटीएफ में चयन इन 5 बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इनको भी समझते हैं। पहली, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता का आरोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, पुलिस में सेवा करते हुए किसी विवाद में नाम नहीं आया हो। तीसरा, स्वास्थ्य अच्छा हो। चौथा, पुलिस विभाग में रहते हुए बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। और पांचवा, पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ रखने वाले जवानों को इंटरनल असेसमेंट के जरिए चुना जाता है। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है। मायावती ने चंबल की भीड़ों में दहशत फैलाने वाले डाकुओं को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद एसटीएफ ने ददवा को मारने का प्लान बनाया। 15 अप्रैल 2008 को मायावती के आदेश पर एसटीएफ की टीम चंबल पहुंचती है। 21 जुलाई को मुखबिर से छोटा पटेल की लोकेशन मिली। इसके बाद एसटीएफ ने ददुआ के 4 साथियों को मार गिराया। 22 जुलाई को सुबह 3 बजे मुखबिर और सर्विलांस से इनपुट मिला कि ददुआ जलमल के जंगलों में है। सुबह 3 बजे से 7 बजे तक टीम छिपते छिपते जंगल का करीब 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। इसके बाद टीम ने 1 घंटे तक अपनी पोजीशन ली और ददुआ की गैंग पर हमला बोल दिया। तकरीबन सुबह 9:15 पर चली ये गोलीबारी 10:15 तक जारी रही। पूरे 1 घंटे गोलीबारी के बाद ददुआ को और उसके 5 साथियों को वहीं बीहड़ के जंगलों में ढेर कर दिया गया। बात करते हैं 10 जुलाई 2020 को। बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को सड़क के रास्ते कानपुर लाया जा रहा था। उस दौरान कानपुर के भोती इलाके में बारिश हो रही थी। बारिश काफ़ी हल्की थी, लिहाजा सड़क पर कीचड़ की वजह से पुलिस की गाड़ी पलट गई। विकास पिछली सीट पर बैठा था। उसके दोनों तरफ स्पेशल टास्क फोर्स के जवान थे। गाड़ी पलटने पर विकास दुबे एक पुलिसकर्मी की 9mm की पिस्टल छीनकर भागने लगता है और फायरिंग करता है। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वह मारा जाता है। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, किरदार सिर्फ यही समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ से जन्म लेती है बहुत से सवाल, बहुत से शंका और बहुत से विचार। स्वाभाविक सी बात है, बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मारा गया, कहीं ना कहीं हम किस तरीके का संदेश दे रहे हैं हमारे देश को, हमारी पीढ़ियों को। और क्या हमारा संविधान यही कहता है कि अगर कोई एक गलती करे तो दूसरा तुम भी गलती से ही उसको सजा दो? नहीं, हमारा संविधान कहता है कि चाहे गलती कैसी भी हो, उसको एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत, एक जुडिशरी की प्रोसेस के तहत उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की तरह संविधान को पढ़ने वाले जो नए युवा हैं, जो आगे चलकर इस देश का भविष्य बनेंगे, इस देश का नवनिर्माण करेंगे, क्या वाकई में जब वो ये चीज़ें देखते होंगे तो उन पर क्या असर पड़ता होगा, क्या संदेश जाता होगा? इसी तरह की तमाम सूचनाओं के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।